हेलो बच्चों, वेलकम टू डाउट नट। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 हिंदी माध्यम प्लेटफॉर्म डाउट नट नीट पर। और स्वागत है बच्चों आप सभी का इस 2024 के एक बेहतरीन बैच आरंभ बैच में। आई होप आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बढ़िया से अच्छे से अपने 2024 के जो सफर को पूरा करना है उसके अंदर बढ़िया से स्टार्ट हो चुके हैं और बढ़िया से सारी क्लासेस देखने वाले हैं। हेलो बच्चों, हेलो, कैसे हो यार। मेरा नाम है बच्चों कामेश कुमार जांगेड़ और मैं पिछले 2 सालों से डाउट नट पर केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं आईआईटी और नीट वाले स्टूडेंट्स को। अगर मैं बात करूं इससे पहले मैंने कहां पढ़ाया हुआ है, बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आ रहे होंगे कि सर आज हम इस बैच में पहली बार आए हुए हैं, तो आप थोड़ा सा ना हमें अपने बारे में बताएं, थोड़ा सा आपने क्या क्या किया हुआ है, कहां कहां पर आपने पढ़ाया हुआ है, क्या क्या आपकी अचीवमेंट्स रही है। तो कहीं ना कहीं हर एक बच्चा ये बात जानने के लिए उत्सुक रहता है, ठीक है। और आज तो यार एक बहुत ही अच्छी चीज भी हुई, ठीक है। आज हम ये बैच स्टार्ट कर रहे थे और बैच स्टार्ट करने के फर्स्ट डे पर ही यूपी से और यूपी के एक जिले गोंडा से बांदा, हाँ जी, बांदा डिस्ट्रिक्ट से एक स्टूडेंट हमारा आरंभ 2024 बैच का आज हमसे यहाँ पर मिलने आया। और उसको देखते ही तो सबसे पहले तो सरप्राइज हम हुए कि यार 800 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करके वो यहाँ पर आया है और मकसद कि सर मेरे को आपसे मिलना था, सभी टीचर्स से मिलना था। हेलो 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 बच्चों, कैसे हो आप सब। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। तो कहीं ना कहीं यार उसका ये जुनून देख करके हमें वाकई में लगा कि यार हिंदी मीडियम के ये बच्चे वाकई में कितने ज्यादा जुनूनी हैं, कितने ज्यादा पैशनेट है किसी भी काम को लेकर के, ठीक। तो यार उससे कहीं ना कहीं उसको देख करके उल्टा मैं प्रभावित हुआ कि यार गजब कर दिया यार तुमने तो यार रचित, ठीक है, मौज कर दी। तो आई होप आप सब बच्चे अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं। हेलो जी, हेलो खुशी जी, हेलो हेलो सुमित, हेलो मीशा जी, हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो आलोक, हेलो शिल्पी जी, गुड इवनिंग अजीराम जी, कैसे हो आप सब। ओके, हाँ जी, आरती गुप्ता जी, गुड इवनिंग। ओके, सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है, पेड बैच वाले बच्चे। और इस क्लास को आज ये जो पहली क्लास है अपनी आरंभ बैच की, इसको आप डाउटनट ऐप पर भी देख सकते हो और यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आई होप आप देख भी रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को अगर नहीं पता हो तो दोनों जगह ये क्लासेस चल रही है, ठीक है। किसी बच्चे को लग रहा हो कि सर मैं यूट्यूब पर पढ़ता हूं तो मेरा डेटा ज्यादा खर्च होता है, तो आप ऐप पर आकर के इस क्लास को देख सकते हो। कम डेटा में बढ़िया से आपको सारा चीजें देखने को मिल जाएगी। अगली बात, क्लास स्टार्ट करें उससे पहले कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ छोटी छोटी जानकारियां हैं जो मैं आपको देना चाहता हूं। आज जो पहली क्लास है बेटा, इस पहली क्लास से रिलेटेड जो भी होमवर्क है वो पेड बच्चों के साथ साथ यूट्यूब पर पढ़ रहे बच्चों को भी दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के उन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं और आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्लासेस की स्लाइड कहां मिलेगी वो भी आपको लिंक दिया गया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, टेलीग्राम की आईडी भी बेटा वहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हेलो जी, हेलो यश कुमार, शिवान, सोनू जी, कैसे हो आप सब बच्चे। सबसे पहले तो यार अपने बारे में थोड़े हालचाल बता दे, कैसे हो आप सब, ठीक है। ये भी तो पूछ लूं यार कि कैसे हो तुम, एकदम बढ़िया हो ना, एकदम तैयार हो बेटा इस सफर के लिए। पिछले साल हमने जो गलतियां करी है, कुछ नए बच्चे आए हैं, कुछ पुराने बच्चे आए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें उन गलतियों से सीखना है और आगे बढ़ करके जाना है। रचित, मैं तुम्हें यहां पर बुलाना चाहूंगा, आइएगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप आइए प्लीज, वेलकम रचित। तो सबसे पहले रचित आप मुझे ये बताओ कि 2023 में आपने जैसे किया, अब 2024 में क्या अलग करने वाले हो, क्या चीजें हैं जो आपने पहले फील करी अब 2024 में आप वो नहीं करने दोगे। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कि सबसे पहले आप सिलेबस अच्छे से कवर करिए, उसके बाद आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अच्छा, तो आपको क्या क्या कमियां लगी कि यार ये अगर मैं पहले कर लेता तो मेरा फायदा ज्यादा होता। बड़ी गलती थी कि हमने टेस्ट नहीं दिए, ज्यादा टेस्ट नहीं दे पाए और प्रैक्टिस नहीं अच्छी से उस तरह। ओके, और तो इस साल आप क्या क्या बढ़िया करने वाले हो। इस टाइम पर सबसे अच्छे प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे जी, और टेस्ट रेगुलर देते जाएंगे। टेस्ट रेगुलर दोगे, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज्यादा आप प्रैक्टिस करिए। हाँ बिल्कुल, वादा सर बिल्कुल। देख लो भैया, यूट्यूब के सामने आकर के बच्चा वादा कर रहा है, बढ़िया से पढ़ना बेटा, ठीक है, अच्छे से मेहनत करना, खूब तरक्की करो, ठीक।
आ जाइए बेटे, आप बढ़िया से आज की क्लास का आनंद लीजिए, बढ़िया सारी चीजों को क्लियर कीजिए। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल बच्चों, जिस तरीके से यार आज इन्होंने बढ़िया से सारी चीजें आपको बताई है, तो आपसे भी मैं चाहता हूं कि आपको भी ये प्रतिज्ञा लेनी है कि बस ये साल, ठीक है, वो एक कहावत है ना यार, आग लगे बस्ती में हम अपनी मस्ती में। हमें नीट 2024 की तैयारी इस तरीके से करनी है, हमारे आस पड़ोस में क्या हो रहा है वो हमें उस बात से फर्क नहीं होना चाहिए। रास्ते में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे, उनको हटा करके हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। ओके, तो बढ़िया से पढ़ो, खूब तरक्की करो। तो बात करें यार अब सर केमिस्ट्री में आज आप क्या करवाने वाले हो, फर्स्ट लेक्चर है, क्या चैप्टर पढ़ाओगे, किस तरीके से करवाओगे, क्या क्या चीजें हैं जो हमें देखने को मिलेगी। तो भाइयों सबसे पहले हम बात करेंगे यार हमारे यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, या मैं कहूं रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा। बच्चे पूछते हैं सर आप बेसिक से पढ़ाओगे ना, बिल्कुल यार बेसिक से पढ़ा रहा हूं, बढ़िया से पढ़ा रहा हूं। चैप्टर का नाम ही क्या है, मूलभूत अवधारणा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हर एक बात को आपको लाइन बाय लाइन साथ के साथ लिखते चलते जाना है बेटा। आपको ऐसा नहीं करना है कि सर पहले मैं अच्छे से समझूंगा फिर लिखूंगा, उससे क्या होएगा, क्योंकि आप घर पर बैठे हुए हो, तो आप सब बच्चे बराबर स्पीड बनाए रखिएगा, क्योंकि ये आगे चल करके आपको फिर प्रॉब्लम आएगी, सर मेरे छूट गया, पीछे रह गया, छोटी छोटी चीजें आएगी, ठीक है। मैं आपको सफिशिएंट टाइम दूंगा, लेकिन आपको लिखना भी है और साथ के साथ समझना भी है। ओके बच्चों, माय नेम इज कामेश कुमार जांगिड, ठीक है, मैं कोटा से बिलोंग करता हूं, ठीक है। कोटा के ऑफलाइन सेंटर्स में मैंने पढ़ाया हुआ है बहुत जगह, उसके बाद मैंने अजमेर में पढ़ाया हुआ है। तब तक मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता था। डाउट नेट पर जब से मैं आया हूं हिंदी मीडियम में पढ़ाया। यहां पर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का जो क्रेज है ना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर के, तो वो वाकई काफी ज्यादा तारीफे काबिल है। अगर मैं बात करूं, मैंने खुद ने बेटा न्यूक्लियर पावर प्लांट सुना होगा आपने, NPCIL, उसके अंदर बेटा साइंटिस्ट बी का एग्जाम होता है, उसके अंदर इंडिया लेवल पर 10th रैंक मेरी आई हुई है, ठीक है। तो आप बढ़िया निश्चिंत रहे, बढ़िया से आप पढ़ेंगे, हर एक चीज आपके लिए बेस्ट से बेस्ट होगी। हाँ जी, तो चलिए यहां पर सर इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में तो हम किस तरीके से करेंगे और सर हमें क्या क्या चीजें जो करनी है। भाई सबसे पहले तुम्हें ये वादा करना है कि मैं नोट्स प्रॉपर बनाऊंगा, मैं नोट्स प्रॉपर बनाऊंगा, और इन नोट्स को हर एक क्लास के बाद या हर दिन के बाद मैं रिवाइज करूंगा। फिर जो सर हमें होमवर्क देंगे स्टार्टिंग में, यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। ये 3 चीजें आपको रेगुलर करनी है, बढ़िया से करनी है, जरा सी भी कमी नहीं दर्शानी है, ठीक है। ये आप 3 चीजें कर लो, फिर धीरे धीरे जब चैप्टर हमारा आगे बढ़ेगा तो फिर तुम्हारे सामने PYQs लगाने का भी ऑप्शन खुलेगा कि हाँ अब हमने चैप्टर कर लिया है, अब हम इसकी थ्योरी समझ चुके हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा लिए, अब हम PYQs भी लगा सकते हैं, और फिर यहां पर अदर क्वेश्चंस भी हम लगा सकते हैं। तो यार ये तरीका तुम्हारे लिए बहुत बेस्ट रहेगा। और जब चैप्टर फिनिश हो जाए, तुमने चैप्टर का सब कुछ पढ़ लिया है, फिर देन यहां पर आप शॉर्ट नोट्स भी बनाने लग जाएंगे, ठीक है। हर एक चैप्टर के एंड में लास्ट में शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि वो क्विक रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प देने वाला है, ठीक है। ओके, PYQs बेटा, PYQs प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, ठीक है, उनके बारे में यहां पर मैं बात कर रहा हूं। ओके, तो थैंक यू रचित, आप आए यार, ठीक है। अब ये बालक सुबह से यहाँ पर है कि सर मेरे को आपकी लाइव क्लास में बैठना है, एक बार मेरे को लाइव क्लास वाली फीलिंग लेनी है। तो बिल्कुल यार, अब सुबह से ही यहाँ पर है, अब इसको घर भी जाना होगा तो लेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप आराम से जा सकते हो रचित, ठीक है, और कॉल जरूर करना घर पहुंचने पर, ठीक है। और अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना अच्छे से। ओके बेटा, बाय बाय। हाँ, तो अब चलते हैं, बढ़िया से पढ़ाई करते हैं अच्छे से, और अपने आगे के लेक्चर को बढ़िया से समझते हैं। बात करें सर इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, सर आप हमें ये बताओ ना, चैप्टर प्लान कैसे कैसे आप पढ़ाने वाले हो। हेलो जी, हेलो आरती, जरूर आइएगा बेटा आप। सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, देन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। परमाणु भार, अणुभार क्या होता है, मोल अवधारणा, यहां से तुम्हारे बहुत काम की चीजें स्टार्ट होगी, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, नीट में इस साल भी क्वेश्चन आया था। ओके,
प्रतिशतता, मूलानुपाती सूत्र, अणुभार क्या होता है, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं, बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। इतना झूम करके पढ़ेंगे तुम्हें इससे बढ़िया कहीं नहीं लगेगा। ठीक है, यहां पर रस समीकरण मिति बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। फिर तुल्यांकी भार, ये तुम्हारे रेडॉक्स वाले चैप्टर में भी काम आएगा। फिर रासायनिक संयोग के नियम, कि जब कोई कंपाउंड आपस में, कोई एलिमेंट आपस में रिएक्शन करते हैं तो उनके बीच में क्या क्या अभिक्रियाएं होती है, कौन से नियमों की पालना होती है, वो भी हम देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु और फिर अभ्यास प्रश्न, ये तो हम हर एक लेक्चर में साथ के साथ करते जाएंगे। ठीक है, ओके। विक्रम सर भी आएंगे, कनिष्क टेंशन मत लो। यूट्यूब पर केवल आज क्लास है भाई, सिर्फ आज क्लास है। ठीक है, फिर वरना फिर पेड बेच वाले स्टूडेंट्स, ताकि आपको भी ये पता चल जाए कि डेमो तो देख ले सरकार, ढंग से पढ़ाना आता है कि नहीं आता है। ओके, अब चलिए यहां पर बात करें। तो आज हम बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन, क्लास 11th से रिलेटेड ये चैप्टर है। हर एक बच्चे को ढंग से पढ़ना है, ईमानदारी से प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। ओके, तो चलिए बात करते हैं आगे। किस तरीके से पढ़ना है बता दिया है, क्या क्या चीजें करनी है अच्छे से। और स्टार्टिंग, सर आज तो ना सर मैं लेट हो गया इसलिए रफ कॉपी लेकर आया हूं, सर आज तो मैं रफ कॉपी में नोट्स बना रहा हूं। ऐसे होंगे तुम में से बहुत सारे बच्चे, सर आज तो ना मेरे को टाइम नहीं मिला मार्केट में, सर संडे को मैं बिजी था इसलिए कॉपी नहीं खरीद पाए, तो हम ना एक ही कॉपी में ना 3 पार्ट 4 पेज छोड़ करके ना हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों इसी में करने वाले हैं। भाई ऐसा आगे मत करना, ठीक है। स्टार्टिंग से ही अच्छी वाली कॉपी बना लो, तुम्हारे काम आएगी ये, ठीक है। क्योंकि खुद के नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अड़ोस पड़ोस के नोट्स लेकर के काम चला सकते हो, लेकिन उससे आपका ज्यादा फायदा नहीं होएगा। खुद के नोट्स बढ़िया राइटिंग में होने चाहिए, क्योंकि वही आपके डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करेगी। तो इन बातों का ध्यान रखना है। ओके, चले स्टार्ट करें। अब स्टार्ट करें केमिस्ट्री के अंदर। सबसे पहले अपन बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, ज्यादा टाइम अब वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हो गया बेटा बेसिक आइडिया तुम्हें सब कुछ? ओके, वेरी गुड, बना लिया। पीडीएफ कहां मिलेगी सब कुछ तुम्हें धीरे धीरे मैं बताता चला जाऊंगा, अच्छे से कवर करवाऊंगा, ठीक है। ममता जी टेंशन मत ले बेटा। ओके, अब बात करें यार बेसिक इंट्रोडक्शन। बेसिक इंट्रोडक्शन में किसका? केमिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं, तो केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया तो हमें होना चाहिए यार। तो केमिस्ट्री के बारे में सबसे पहले तो हम यही जान लेना कि सर रसायन विज्ञान है क्या, रसायन विज्ञान क्या है, ठीक है। व्हाट इज केमिस्ट्री? सर ये केमिस्ट्री, सर हमारी केमिस्ट्री बन नहीं रही है, सही होता है ना। तो यार ये केमिस्ट्री है क्या? वो आप लोगों की केमिस्ट्री वो अलग है, ये केमिस्ट्री अलग है। तो यार केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान क्या है? बिल्कुल बेटा ये क्लास 11th का चैप्टर है, हर एक बच्चा इसको समझ सकता है। बढ़िया से मैं समझाऊंगा, अच्छे से क्लियर करवाऊंगा। तो यार ये केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री के अंदर अगर मैं बात करूं, जैसे कि मान लीजिए ये एक चाय का कप है, इसके अंदर चाय है। अब उस चाय के अंदर क्या क्या केमिकल प्रेजेंट है, उसके अंदर उनके क्या क्या गुणधर्म हो सकते हैं। तो जो भी केमिकल या जो भी पदार्थ इसके अंदर उपस्थित है, उसकी कितनी मात्रा है, उनका संगठन क्या है, वो क्या क्या क्रियाएं दर्शा सकते हैं। तो सब कुछ विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वही है रसायन विज्ञान, ठीक है। तो रसायन विज्ञान क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री की ये विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के संगठन का, उनके गुणों का, उनकी अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री क्या है? यह विज्ञान की वह शाखा, फटाफट से देख लेंगे इसको, ज्यादा कोई इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या रसगुल्लो, जिसमें पदार्थों के संगठन, गुणों, संरचनाओं, हाँ या ना बोलो यार, संरचनाओं पढ़ते ना, अपन पढ़े थे, संरचनाओं आदि का अध्ययन किया जाता हो, आदि का अध्ययन किया जाता हो, रसायन विज्ञान कहलाती है, ठीक है। रसायन विज्ञान कहलाती है। आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट।
बेसिक से इंफॉर्मेशन है, हर एक बच्चा जानता है, बहुत बढ़िया। अब अगले पॉइंट्स यहां पर आते हैं, सर ये केमिस्ट्री शब्द बना किस चीज से? तो यार ना थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको जान लेना चाहिए, जस्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि यार ये केमिस्ट्री शब्द बना किस चीज से है। तो केमिस्ट्री शब्द की अगर हम बात करें बेटा, केमिस्ट्री जो हमारा शब्द है ना, ठीक है, ये सब कुछ अंग्रेजी बना कर गए हैं, ठीक है, इंडिया वालों ने भी कुछ करा, बढ़िया करा, बहुत बढ़िया करा, लेकिन जो ज्यादातर जो अकेडमीज थी बेटा या जो सिस्टम इंटरनेशनल थे, ये सब बाहर के थे, ठीक है, तो उन्होंने इनके कुछ नेम वगैरह रखे। तो केमिस्ट्री शब्द कीमिया से उत्पन्न हुआ है बेटा, कीमिया, कीमिया, कीमिया से ये बना है, जिसका मतलब होता है काला रंग, ठीक है। तो ये इससे बना हुआ है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, बस आपको ये पता होना चाहिए कि रसायन विज्ञान है क्या। अब बात आती है कि इस रसायन विज्ञान के अंदर भी तो अलग अलग पार्ट है। हमें पता है इसके अंदर फिजिकल केमिस्ट्री है, इसके अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हाँ या ना? इन चीजों को बढ़िया से अच्छे से क्लियर करना है। सर फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़नी होगी क्या? अभी कुछ नहीं पढ़ना है बालिका, अभी कुछ नहीं पढ़ना है। सर कितनी कॉपी बनाए? केमिस्ट्री की एक कॉपी बना लो। अभी मैं आपको ये ध्यान रखना है, आप हर एक चीज को सीक्वेंस में पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। अगर आपकी इच्छा हो कि सर मैं इनऑर्गेनिक की अलग कॉपी बनाऊंगी, ऑर्गेनिक की अलग कॉपी बनाऊंगी, फिजिकल की अलग बनाऊंगी, अलग बनाओ, सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। हाँ, ये बाद में यूट्यूब पर भी मिलेगी बेटा ये क्लास। अब बात आती है कि सर केमिस्ट्री के कितने कितने पार्ट्स हैं। तो अगर हम बात करें यार केमिस्ट्री के अंदर, तो केमिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें, मेनली होते और भी है, हम मेनली बात करेंगे यहां पर 3 पार्ट्स की। सबसे पहले होती है अपनी फिजिकल केमिस्ट्री, बोले तो भौतिक रसायन, भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें अनुमापन गणनाएं की जाती है। याद है ना सर, फिजिकल केमिस्ट्री मेरे को बहुत हार्ड लगती है। क्यों सर? मेरे से गणना नहीं हो पाती है सर, कैलकुलेशन करना बहुत हार्ड लगता है सर, फिजिकल केमिस्ट्री नहीं आती है, मेरे को मोल ही नहीं पता तो मेरे कोई मोल ही नहीं है, ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो वो गणना वाला प्रोग्राम यहाँ होएगा। क्लियर हो गया? अब दूसरा होता है बेटा आपके अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। आपने क्लास 10th में कार्बन के यौगिक पढ़े होंगे, कार्बनिक यौगिक, और कुछ जिनमें कार्बन नहीं होता, जो कार्बनिक यौगिकों के समान गुण नहीं दर्शाते, उनको बोलते हैं अकार्बनिक यौगिक। तो अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन इसमें हम करते हैं, जैसे कि H2SO4, HCl या दूसरे कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड उनका। तो ये है अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छे से समझ लो बेटा, फर्स्ट डे है आज, तो फर्स्ट डे के अंदर बढ़िया सारी चीजें क्लियर मिलेगी। अगला लास्ट है, डोंट पैनिक, इट्स ऑर्गेनिक, कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छे से क्लियर करते जाए। यहां पर हम कार्बनिक यौगिकों के बारे में अध्ययन करेंगे, उनकी संरचनाओं के बारे में, उनका निर्माण कैसे होता है, वे क्या क्या गुणधर्म दर्शाते हैं, सब हम इसके अंदर देखने वाले हैं। आज की क्लास YouTube पर होएगी, बाकी अदर डे सिर्फ पेड वाले बच्चों के लिए होएगी, जो कि सिर्फ ऐप पर होएगी। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है। होमवर्क कहाँ मिलेगा बेटा? वो आपके जो PDF होमवर्क है, डाउटनेट ऐप इस्तेमाल करते हो, उसमें मेरे कोर्स पर जाना, वहां पर आपको मिलेंगे क्लास नोट्स, उसमें होमवर्क पर क्लिक करना, वहां पर आपको होमवर्क मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? सर ये तो बता दिया। अब सर केमिस्ट्री की आपने परिभाषा लिखाई थी, विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन करते हैं? पदार्थों का। अब सर ये पदार्थ क्या है, यही तो हमें समझना है। क्लियर हो गया? अब सर हमने विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थों की संरचना, गुणों आदि के बारे में यहां पर हम अध्ययन करते हैं, तो वो कहलाती है रसायन विज्ञान। अब यहां पर सर ये पदार्थ क्या है, तो यहीं से अब चीजें आपकी स्टार्ट होने वाली है बच्चों कि सर ये पदार्थ क्या है।
तो आइए आप मुझे बताइए कि व्हाट इज मैटर, पदार्थ क्या है। हाँ जी, बेच का प्राइस क्या है। बेटा जी यार हम आपको इतना चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे, बढ़िया से चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे कि खरीद लो खरीद लो। पहले 22 तारीख तक इस बेच की प्राइस थी बेटा 6,999 रुपए। ठीक है, स्क्रीन पर नीचे नंबर चल रहा है, एक लाल रंग की पट्टी दौड़ रही है, उस पर एक नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे कॉल करके पूछ लो अब प्राइस कितनी है। ठीक है, जो बच्चे कोर्स खरीदना चाहते हैं वो। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सर ये मैटर क्या है। मैटर का मतलब होता है बेटा पदार्थ। वो मैटर अलग है कि भाई मैटर हो गया बंदे लेके आ जा, वो मैटर अलग है पदार्थ, या इसको बोलते हैं द्रव्य। ठीक है, पदार्थ या द्रव्य। द्रव अलग होता है, द्रव मतलब लिक्विड तरल, जिस द्रव मतलब होता है बेटा जैसे पानी, वो अलग चीज है। ये द्रव्य, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैटर। भाई मैटर हो गया, या फिर सब्सटेंस, इंग्लिश में भी बताऊंगा। ठीक है, टेंशन ही मत लो आप। सर ये तो सब जानते हैं बेटा जी। फिर जो अनु बोल रही है सर प्लीज यूट्यूब पर भी क्लास चलाओ ना। बेटा फिर जिन्होंने पैसे दे करके यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो बच्चा कहां से कहां आया है मिलने की, सर बैच स्टार्ट हो इससे पहले एक बार मैं आपसे मिलना चाहता हूं, तो यार उनकी मेहनत जो उन्होंने पैसा पे किया है तो उनके साथ कहीं ना कहीं गलत होगा। ठीक है, तो ये बाकी क्लासेस आपकी सिर्फ ऐप पर चलने वाली है। आज चल रहा है अपना पहला चैप्टर, कुछ मतलब रसायन विज्ञान के कुछ आधारभूत सिद्धांत, कॉन्सेप्ट, वो हम यहां पर देखने मिलेंगे। और 0 से लेकर के एडवांस लेवल तक के बढ़िया बढ़िया मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, तुम नीट वाले बच्चे हो, लेकिन मैं चाहता हूं तुम अगर बढ़िया लेवल के क्वेश्चन करोगे तुम नीट के तो ऐसे निकाल लोगे। टेंशन ही मत करो, तुम्हें बढ़िया लेवल के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हम यहाँ पे करवाने वाले हैं। अब बात आती है सर पदार्थ क्या है, तो हमने सबने पढ़ा हुआ है सर, ये तो 9th क्लास का है, जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान हो, जो कुछ ना कुछ स्थान घेरता हो, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज नोन एज मैटर, सब्सटेंस या पदार्थ। ठीक है, वह जो कुछ न कुछ स्थान घेरता हो, स्थान घेरता हो या एवं द्रव्यमान रखता हो, एवं कुछ द्रव्यमान रखता हो, पदार्थ कहलाता है। ठीक है, पदार्थ कहलाता है। भैया जी थोड़ी थोड़ी सी आएगी बस थ्योरी, पदार्थ कहलाता है। पहला लेक्चर है ना आज, पदार्थ कहलाता है। अब सर मैं ना उससे बहुत 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 मोहब्बत करता हूं, सर आप बहुत अच्छे लगते हो, सर मैं आपसे बहुत सारा प्रेम करता हूं। ठीक है, तो सर ये तो बहुत सारा प्रेम, ठीक है सर बहुत सारी जगह है सर मेरे दिल में आपके लिए। ठीक है सर, आप हमारे घर पर आइए तो सही, आपको सर हलवा पूड़ी सब खिलाएंगे, रसमलाई काजू कतली सब खिलाएंगे, हाँ है ना। तो ये क्या मैटर है क्या, ये क्या पदार्थ है क्या? नहीं, ये तो फीलिंग्स है, फीलिंग्स कोई पदार्थ नहीं है, हाँ है ना। देख लूंगा तेरे को, ठीक है ना। बहुत गुस्सा भरा हुआ है, नफरत, ठीक है, ठुकरा के मेरा प्यार, नफरत भरी हुई है मेरे मन में तुम्हारे लिए, ठीक है। अब मुड़ के ना देखेंगे हम। तो ये भी स्थान घेर रही है, पर यह कोई पदार्थ नहीं है, ये तो फीलिंग से, जज्बात है। ठीक, पदार्थ क्या है? जो दिखता है आंखों से। सर आप, हाँ बिल्कुल मैं पदार्थ हूं, ये जो बच्चे देख रहे हैं आप भी पदार्थ हो, ये पदार्थ है, ये पदार्थ है, ये जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही है वो सब पदार्थ है, जिनका कोई ना कोई स्थान हो। ठीक है, ये सब पदार्थ है। अब बात आती है कि कितने टाइप के हैं पदार्थों का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। सब पदार्थ तो बर्फ भी है, पदार्थ तो जल भी है, और पदार्थ तो जल की वाष्प भी है। तो उनके बारे में कैसे हम जानेंगे, उनको क्लासिफाई करना जरूरी है। आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल, क्यों पढ़ते हैं भाई? बिना पीरियोडिक टेबल पढ़े ही हम सब तत्वों को पढ़ लेते, लेकिन काम नहीं चलने वाला ना। अरे भैया, जब आप स्कूल में जाते हो, आप पहली बार जब स्कूल में गए
तो आपको बोला सबने कि आ जाओ सब अपने अपने क्लासरूम से निकल करके प्रार्थना स्थल में आ जाओ, सब प्रार्थना करने वाले हैं। प्रतिज्ञा में जब तुम्हारा नंबर आता होगा तुम पीछे भाग जाते होंगे, है ना, होता होगा ऐसा। तो यार जब हम स्कूल की असेंबली हॉल में होते हैं तो वहां पर हमारी कोई क्लास वगैरह नहीं होती, मतलब जस्ट एक मतलब भीड़ का हिस्सा हम होते हैं। लेकिन जब हम किसी क्लास के अंदर एंटर करते हैं, किसी क्लासरूम में जाते हैं, तो हाँ कि ये कक्षा 12वीं के स्टूडेंट का ये रूम है तो सब उसी में जाएंगे। 11वीं वाले बच्चे 11वीं वाले में जाएंगे, 10वीं वाले 10वीं वाले में जाएंगे, 8वीं वाले 8वीं वाले में जाएंगे, हाँ या ना, क्लियर है। तो कहीं ना कहीं अगर हम हर एक बच्चे को उसकी क्लास में भेज देंगे तो क्लासिफाई करना आसान हो गया ना, कि भैया 10th वाले यहाँ पढ़ेंगे, 11th वाले यहाँ। तो उसी तरीके से चीजों को क्लासिफाई करना जरूरी है। इसीलिए तो बोलते हैं हार्ड वर्क, ठीक है हार्ड वर्क करो, लेकिन उसमें अगर थोड़ा सा ना तड़का लगा दो स्मार्टनेस का तो वो काम जल्दी अच्छा होता है। हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लोगे तो भैया काम हो जाएगा। सर मैंने बोर्ड में बहुत मेहनत करी थी, सर मेरे 92% आया, मेरे 93% आया, लेकिन जब मैं नीट का पेपर देने गया तो मेरे को कुछ भी नहीं आया, होता है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, नीट और बोर्ड लेवल दोनों अलग चीजें हैं। हर एक अपनी जगह का टॉपर होगा, आप में से कोई अपने स्कूल का टॉपर होगा, आप में से कोई अपने एरिया का टॉपर होगा, लेकिन सिलेक्शन हर एक का नहीं होता है। सिलेक्शन उसी का होता है जो ढंग से सही तरीके से चीजों को क्लासिफाई करना जानता हो। तो वही चीजें यहां पर बेटा, पदार्थ को भी हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा। तो काम की बात यह है, हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, किसका, पदार्थ का। ठीक है बेटा, आज फर्स्ट डे है, टेंशन मत ले। अभय सनातनी, सर स्पीड बहुत 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 स्लो है। बेटा पहला दिन है ना, टेंशन मत ले, ठीक है। क्लासिफिकेशन, तो यहां पर सबसे पहले हम बात करें पदार्थ। तो यार पदार्थ को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। यहां पर अगर हम बात करें पदार्थ को, सबसे पहले हम बात करें दो तरीके से क्लासिफाई करेंगे। पहला भौतिक वर्गीकरण के आधार पर, मतलब दिखने में कैसा है, भौतिक वर्गीकरण के आधार पर। और दूसरा है बेटा रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है, उसके अंदर केमिकल लोचा क्या है, ठीक है, रासायनिक संगठन कैसा है, उसके आधार पर हम यहां पर वर्गीकरण करने वाले हैं। तो अब सब बच्चों ने पढ़ा होगा, क्लास 9th में पढ़ा होगा, सर भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को कुछ भागों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि ठोस, जैसे कि द्रव, जैसे कि गैस। इसके अलावा भी होता है क्या कुछ, ठोस द्रव गैस, ये तो तीन मेन चीजें थी जो हमने वहां पर देखने को मिली। मोहम्मद फरहान जी बेटा मैसेज आ रहा है, आपका मैसेज आ रहा है अच्छे से। सॉलिड लिक्विड गैस, लेकिन आपने सुना होगा सर हमारे चंदा मामा है ना, सॉरी सूरज मामा बहुत भभकते रहते हैं, गर्मियां, हाय गर्मी, ठीक है, हमारे सूरज मामा ना बहुत भभक रहे हैं। वहां पे कौन सी स्टेट है, जो सूर्य होता है या जितने भी तारे हैं बेटा, उनके अंदर एक और अलग वहां पर अवस्था पाई जाती है पदार्थ की, वो है प्लाज्मा, ठीक, वो है प्लाज्मा। तो वो, और एक आपने पढ़ा होगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस अपने इंडिया के साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस, और ई मतलब आइंस्टीन साहब, इन दोनों ने मिलकर के एक पांचवी अवस्था का आविष्कार किया, खोज किया, जिसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये हम पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, बढ़िया से अभी आगे देखेंगे। हाँ जी, रासायनिक वर्गीकरण। अब रासायनिक वर्गीकरण में केमिकल लोचा देखते हैं कि भैया इसमें सब चीजें ठीक ठाक है कि नहीं है, कुछ मिलावट है, सूक्ष्मदर्शी के हिसाब से देखते ना अपन। तो यहां पर रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर दो भागों में, एक होता है शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस, एकदम भाई साहब दूध वाला आया कि भाभी जी इससे बढ़िया दूध पूरे हमारे मोहल्ले में नहीं बिकता, ठीक है, सबसे बढ़िया ये 60 रुपए किलो वाला दूध लो, इससे बढ़िया तो कहीं नहीं है, ठीक है ना, वो शुद्ध, एकदम शुद्ध है, ठीक है। और दूसरा होता है आपका मिश्रण, कि ये 40 रुपए किलो वाला और ये 60 रुपए किलो वाला, हाँ है ना। तो भाभी जी की चूना लगा दिया, ठीक है, कि अरे भैया 60 रुपए किलो वाला दूध देके गए अपने को आज, ठीक है, एकदम शुद्ध। हाँ जी,
तो अगर हम बात करें तो शुद्ध पदार्थ बेटा ये होते हैं आपके दो टाइप के। कितने टाइप के? दो टाइप के। कौन कौन से? एक होते हैं आपके तत्व और दूसरे होते हैं आपके यौगिक। तत्व और यौगिक। तत्व को बोलते हैं इंग्लिश में एलिमेंट और यौगिक को बोलते हैं इंग्लिश में कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड। हाँ जी। और मिश्रण सर स्कूल में मजा आता है। ओके, वेरी गुड बेटा प्रिया जी। हाँ जी, ओके। तो सारी चीजें बढ़िया से बढ़िया करनी है आपको। अब बात करें यार मिश्रण के बारे में। मिश्रण के बारे में अगर हम बात करें तो मिश्रण भी दो तरह का होता है, एक समांगी मिश्रण तो एक विषमांगी मिश्रण। जैसे कि आपने पानी लिया और इसमें नमक घोल दिया बढ़िया से, पानी लिया शक्कर घोल दिया बढ़िया तरीके से, तो आप थोड़ा सा टेस्ट करोगे, बढ़िया स्वाद आएगा। फिर थोड़ा एक सिप और मारा, फिर वही टेस्ट आया। मतलब पानी के अंदर नमक या शक्कर अच्छी तरीके से घुल चुका है, सब जगह उसका समान संगठन है, तो ऐसा विलयन कहलाता है आपका समांगी मिश्रण। हाँ या ना बोलो? समांगी। और दूसरा कहलाता है आपका विषमांगी। हाँ या ना यार? समझ में आया क्या? कोई दुख, कोई चिंता, कोई तकलीफ, कोई कष्ट? हाँ, 12th भी होएगा बेटा आफरीन, 12th और 11th दोनों होएगा। 11th और 12th दोनों होगा, बढ़िया से होएगा। क्लियर है? ओके। अब बात करें यार यहां पर, अब इन्हीं को अगर मैं बात करूं यहां पर, तत्व को 3 भागों में अपन और क्लासिफाई कर सकते हैं। पढ़ा होगा तुमने यार, धातु, अधातु और उपधातु। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स हमारी आवर्त सारणी में यही तो है ना? तो यार यहां पर ये तत्वों को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, यौगिकों को भी हम करेंगे। इतना सा आपको समझ में आया कि नहीं आया? राजकुमार, ओके बेटा। लक्ष्मीकांत शर्मा, आज के बाद ये सारी क्लास आपके ऐप पर ही दिखाई देगी, सिर्फ पेड बच्चे वालों को ही दिखाई देगी। विनय शर्मा, सर फिजिक्स का होमवर्क नहीं दिख रहा है। बेटा वो दिख जाएगा, ठीक है? तो एक दो बार उसको मतलब आपको शो हो जाएगा, ठीक है? बंद करके दोबारा चालू करना, ठीक है? वो दिख जाएगा, उसमें शो हो जाएगा, ठीक है? मैंने बहुत पहले ही अपलोड करवा दिए थे होमवर्क। अब बात आती है आगे की। ये चीजें अपन ने देख ली, ये चीजें अपन ने देख ली है। अब चलते हैं आगे, बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी चीजों को समझते हैं, बढ़िया से क्लियर करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसमें कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आती होगी, जिसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम आती होगी। सब सिंपल है बेटा। अब बात करें यहां पर, अच्छे से सारी चीजें अपन क्लियर करेंगे, टेंशन नोट। सर भौतिक वर्गीकरण के आधार पर फटाफट चीजें बता दो। भौतिक वर्गीकरण, क्योंकि फर्स्ट डे है तो फर्स्ट डे में तो बेटा जी बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाऊंगा ना, वरना बच्चे बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। ओके, हाँ जी। अब बात करें भौतिक वर्गीकरण के आधार पर, हमने बोला 3 तरह की चीजें होती है, 3 तरह की। एक होता है आपके ठोस। तो अगर हम बात करें यहां पर, ठीक है, हाँ जी। तो अगर हम बात करें इसके अंदर, अगर परमाणुओं के बीच में, कणों के बीच में बहुत कम स्थान हो, अगर कणों के बीच में बहुत कम गैप होता है, सर इनमें आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है, तो ये होते हैं भाई साहब अपने ठोस। यहां पर अगर थोड़ा सा गैप आ जाए तो ये होते हैं हमारे पास लिक्विड, ठीक है? थोड़ा इसमें ज्यादा गैप रखना, इसमें पास पास कर देना इनको, एटम्स को, ठीक है? यहां पर थोड़ा गैप आ जाए तो ये होते हैं आपके द्रव। और गैस में पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस सबसे ज्यादा रहेगी, बोलो यार हाँ या ना? ये होंगे आपके गैस, ठीक है? क्लियर हो गया? तो यहां पर ये ठोस, ये द्रव और ये गैस। अब अगली बात, सब बेसिक बेसिक चीजें बेटा, ठीक है? बेसिक बेसिक चीजें हैं। कोर्स की डिटेल्स कैसे ले बेटा, कॉल कर लो, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे उन पर कॉल कर लो, सब कुछ पता चल जाएगा, बढ़िया से पता चल जाएगा। 012471588250, ठीक है? अगर आज की क्लास किसी ने नहीं, कोई देख नहीं पाया, मैं बोल रहा हूं कोर्स खरीद लो, ठीक है? अभी आज तो पहली क्लास है, ठीक है? क्योंकि धीरे धीरे फिर रिदम बनने लगेगा ना, फिर बैकलॉग इकट्ठा होने लग जाएगा, उसकी भी टेंशन मत लो। हमने बैकलॉग सीरीज भी लगा ली है, बैकलॉग सीरीज भी आपके लिए चलने वाली है।
महीने के लास्ट के 5 दिन 25 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में बैकलॉग सीरीज भी चलेगी, ठीक है, तो ज्वाइन कर लो। अभी तो वैसे ये कोर्स लास्ट में स्टार्ट हुआ है बेटा, अगले महीने से ये बैकलॉग सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। अब क्या क्या चीजें, तो यार अगर हम बात करें आकार, अगर हम बात करें आयतन, अगर हम बात करें आकर्षण बल, किसमें किसमें कितना कितना होता है। हाँ जी, तो भाइयों अगर हम बात करें आकार, ठोसों का आकार, अरे भैया इसका आकार, ये एक ठोस पदार्थ है, इसको सिर्फ मैं साथ में रखूं या यहां रखूं या मेरे सिर पे रखूं, इसका आकार तो फिक्स है, हाँ है ना, इनका तो आकार नियत होता है, हाँ या ना। अगर मैं बात करूं द्रव के आकार के बारे में, अगर मान लो इसमें चाय भरी हुई है, इसमें मान लो चाय है, ठीक है, इस कप में मैंने क्या भरी, चाय भरी, तो वो कप का शेप ले लेगी। अगर मैं इसको कटोरी में डालूंगा तो कटोरी का शेप ले लेगी, हाँ है ना। अगर मैं इसको किसी भगोनी में डालूंगा या किसी और चीज में डालूंगा उसका शेप ले लेगी, ठीक है। जिसमें मिलाए मतलब जिसमें भी मिलाओगे आप इसको, जिसमें भी डालोगे, जिसमें भी रखोगे, ये उसका आकार ग्रहण कर लेगी, मतलब इसका आकार अनिश्चित होता है। अनिश्चित, सही लिखा ना, अनिश्चित होता है। और गैस, गैस का भी आकार अनिश्चित होता है। जब तक परफ्यूम की बोतल में है गैस, वो परफ्यूम के अंदर है, जैसे ही बटन दबाया पूरे रूम में फैल जाएगी, हाँ है ना, ये अनिश्चित होता है। आई होप ये चीजें तो बहुत बेसिक है। आयतन, इसका आयतन फिक्स है, फिक्स है, एक निश्चित स्थान ये घेरेगा, उसके अलावा तो नहीं घेरेगा, ठीक है। इसका आयतन भी नियत होता है या निश्चित होता है, कांस्टेंट होता है। द्रव का आयतन, अगर मान लो मैंने 1 लीटर पानी लिया, अब 1 लीटर पानी को मैंने बाल्टी में डाला या 1 लीटर बोतल में डाला या 1 लीटर जग में डाला, रहेगा तो 1 लीटर ही ना, बस उसकी शेप ग्रहण कर लेगा, बस वो जिसमें आपने डाला है। तो कहीं ना कहीं 1 लीटर पानी तो हर जगह 1 लीटर ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं ये भी निश्चित होता है, आयतन इनका फिक्स होता है। समझ में आया बेटा। और गैस का, जब तक गैस परफ्यूम के अंदर है, यार आज ना कॉलेज में ना पार्टी होने वाली है, आज हमारे कॉलेज में ना फेस्टिवल है, ठीक है, फेयरवेल फंक्शन है, आज तो लास्ट दिन है यार, बढ़िया से होके जाऊंगा, बढ़िया से डीओ व्यू लगाऊंगा। तो डीओ जब तक उस बोतल के अंदर है तो उतना आयतन घेर रहा है, जैसे ही उसको लगाया भाई साहब निकले, ठीक है, इस लाइन में से निकले सारे के सारे, अरे वाह यार आज तो महक रहे हो, गजब है यार, मतलब उसका आयतन फिक्स नहीं है, वो फैल रहा है, जितना उसको जगह मिलेगी उतनी ज्यादा वो फैलेगी, तो कहीं ना कहीं इनका आयतन अनिश्चित होता है। अब बात की जाए यहां पर आकर्षण बल, या ठोसों के अंदर प्रबल आकर्षण बल पाए जाते हैं। इनमें आकर्षण बल कैसा होता है, प्रबलतम, इनमें थोड़ा कमजोर तो मध्यम, और इसमें यहां पर दुर्बल आकर्षण बल पाए जाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या। तो ठोस द्रव गैस के बारे में ये बेसिक आइडिया आपको लगा, समझ में आया, अच्छे से क्लियर हो गया कि भाई ठोस में क्या है, द्रव में क्या है, गैस में क्या है, बेसिक इंफॉर्मेशन है, सब चीजें आपके हो जाएगी क्लियर धीरे धीरे। ओके जी, अब आगे बढ़ते हैं। सर अगली स्टेट जो आपने प्लाज्मा बताई थी, थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर दो। तो बिल्कुल जी, प्लाज्मा ये क्या है, ठीक है, ये अपने इतने काम की नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, बस थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा है क्या, जैसे कि मान लो मैंने क्या लिया, एक पात्र लिया बेटा, ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने क्या लिया, ये एक पात्र लिया, ओके, एक बढ़िया तरीके से बताने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूं, चीजों को ढंग से समझना बढ़िया से अच्छे से, ओके। और हमने इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, आज ब्लू है पानी, ठीक है, ये हमने भरा हुआ है इसके अंदर पानी, ये हमने भर दिया इसके अंदर पानी, और ये यहां पर थोड़ा सा गर्म किया, ये किस में आ गया, ये लिक्विड स्टेट में आ गया, पिघल गया, और यहां पर तो ये वाष्प के रूप में आ गया, वाष्प अवस्था में आ गया। कब, जब इसको हमने गर्म किया। ये पदार्थ, ये पानी के क्या है, अणु है। अब देखो ध्यान से, कब होएगा ये ऐसा, जब इसको हम गर्म करेंगे, हाँ जी,
अच्छा, इसमें नहीं है क्या ज्यादा चीजें? ओके, कोई बात नहीं। हाँ, तो जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे, तो यार जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ओहो, जैसे ही मैं टेम्परेचर यहां पर बढ़ाऊंगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होएगा, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे बेटा, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पर। ये यहां पर कौन सी अवस्था है? जल तो है परंतु ये ठोस अवस्था में है। जल तो है परंतु ये ठोस अवस्था में है। लेकिन मैंने इसको गर्म किया, यहां पर ये आ गया जल H2O, लेकिन ये लिक्विड स्टेट में है। हाँ, YouTube पर भी बेटा आज की क्लास रहेगी, इसके बाद वाली क्लासेस नहीं रहेगी, वो सिर्फ पेड बैच में चलेगी। और इसके अलावा अगर मैंने इसको और गर्म किया, मैंने और टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो भाई ये H2O किस में आ गया? गैस अवस्था में। परंतु मेरी इच्छा है मैं इसको और गर्म करूं, बहुत 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 टेम्परेचर बढ़ा दूं, लगभग 1000-2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में बढ़ा दूं। तो देखो ध्यान से, इस बंद पात्र के अंदर हमने बर्फ ली, फिर उसको हमने गर्म किया, वो लिक्विड में चली गई, लिक्विड से वो गैस में चली गई, फिर भी मैं मान नहीं रहा हूं, मैं इसको गर्म करूंगा। तो गर्म करने पर क्या होगा कि जो परमाणु है उनको ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा मिलेगी तो क्या, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है वो क्या करेगा, वो भी उस ऊर्जा को ग्रहण करेगा, और ऊर्जा को ग्रहण करने के बाद वो परमाणु के एरिया को छोड़ करके नाभिक के आकर्षण बल से बाहर चला जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं यहां पर मान लो ये परमाणु है, ये परमाणु है, यह परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे और धनावेशित हो जाएंगे। ये परमाणु क्या हो गए? धनावेशित हो गए। क्या त्याग दी इन्होंने? इन्होंने त्याग दिए बेटा इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे। तो ये गैस तो है यह, लेकिन आयनिक अवस्था है, यह आयनिक अवस्था है। तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा क्या है बेटा? प्लाज्मा इज अ आयनिक फॉर्म अंडर द एक्सट्रीम कंडीशन। जब हम क्या करते हैं, बहुत 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 ज्यादा टेम्परेचर कर देते हैं, तो जो गैस आयनिक अवस्था में आ जाती है वही है प्लाज्मा। तो सूर्य पे देखो कितना ज्यादा टेम्परेचर है, तारों पे देखो कितना ज्यादा टेम्परेचर है, तो वहां पर गैस प्लाज्मा में रहती है, मतलब आयनिक अवस्था में रहती है। तो पदार्थ की मतलब ऐसा पदार्थ जो आयनिक रूप में हो लेकिन अंडर एक्सट्रीम कंडीशन, मतलब बहुत ही उच्च ताप पर। तो यहां पर मैं थोड़ा सा लिख दूं क्या बेटा, सब्सटेंस प्रेजेंट इन आयनिक फॉर्म अंडर एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन मतलब बहुत उच्च ताप पर पदार्थ की मतलब आयनिक अवस्था ही कहलाती है आपकी प्लाज्मा, जो कि कहां पर देखने को मिलेगा? उदाहरण जैसे कि सूर्य, तारे, ठीक है, आदि में प्लाज्मा ही पाया जाता है। हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ में आ गई? मुस्कान जी क्लियर हो गया अच्छे से? रागिनी जी बेटा ये आज ही चलेगी बेटा। रागिनी बोल रही है सर मेरे को रोना आएगा। बेटा ये आज ही चलेगी यार, ठीक है, वरना फिर अब देखो उन बच्चों के साथ कितनी नाइंसाफी होगी जो पेड बैच में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, उनके साथ तो बहुत नाइंसाफी होगी ना, तो ये ध्यान रखना। आदि यहां पर ये प्लाज्मा स्टेट पाई जाती है। और एक होती है अपने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, एक होती है हमारे पास लास्ट में बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो यार ये क्या है? तो अपने इंडिया के फेमस साइंटिस्ट उस टाइम करके एसएन बोस, एसएन बोस थे अपने इंडिया के, टेंशन मत लो, ये हिंदी में लिख दिया बोस, इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं यार, बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, कंडेंसेट, ठीक है, हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इसके बारे में अपने ज्यादा काम का कुछ है नहीं, इसके बारे में अपने काम का ज्यादा कुछ है नहीं, हमारे काम का सिर्फ ये है कि हाँ यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है, ठीक है। यह किस किस ने खोज किया? एसएन बोस। यार
बात है 1924 के लगभग की, लगभग 1924 के दशक की बात है। एक वैज्ञानिक थे इंडिया के फेमस एस.एन. बोस। इन्होंने क्या लिखा? खत लिखा। खत मैंने तेरे नाम लिखा। तो इन्होंने खत लिखा एक। समझो, अभी देखो सब चीजें समझ में आएगी। हाँ जी बेटा, वो ये नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो अलग है बेटा, ठीक है, वो बायोलॉजी में, ठीक है, ये अलग है। तो अब जरा देखो ध्यान से, एस.एन. बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने एक खत लिखा किनको? आइंस्टीन साहब को, कि आइंस्टीन साहब हमने ऐसी ऐसी चीजें देखी। तो हमारे जो इंडिया के साइंटिस्ट थे बेटा, हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे इंडियन साइंटिस्ट का नाम हम पढ़ रहे हैं, वो बुक्स में आ रहा है, पब्लिश हो रहा है। कितने गर्व की बात है अपने इंडिया के लिए। तो यार जो एस.एन. बोस साहब ने एक लेटर लिखा, किनको? अपने आइंस्टीन साहब को। और आइंस्टीन साहब ने उस रिसर्च पेपर को देखा और उस पर अध्ययन किया और इन्होंने पदार्थ की पांचवी अवस्था को बताया। पदार्थ की पांचवी अवस्था को यहां पर इन्होंने खोजा, पांचवी अवस्था के बारे में इन्होंने रिसर्च किया। और ये कब मिलती है? बहुत 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 कम टेम्परेचर पर। जब हम किसी भी गैस को बेटा क्या करते हैं, जब हम गैस को, या फिर मैं बोलूं थोड़ा सा आगे की चीजें, थोड़े से आगे की चीजें, बस आपको अभी यहां पर सिर्फ इतना सा, इसमें थोड़ा क्वांटम फिजिक्स वगैरह आएगी, अपने काम की नहीं है, जो बीएससी की या उसके बाद की बात है। इन्होंने पदार्थ की पांचवी अवस्था खोजी, जो कि जब हम क्या करते हैं किसी भी गैस को, ठीक है, जिनका घनत्व बहुत कम है, बहुत बहुत कम, एक का भी 10 लाखवां भाग, जिस मान लो किसी का घनत्व 1 है, उसका भी 10 लाखवां भाग, उतने कम घनत्व वाली गैस को जब कूल किया जाता है तो वो इस स्टेट में आ जाती है। ठीक है, ये अपने काम का नहीं है, बस हाँ ये चीजें हैं किस किसने खोजा और यहां पर ये पदार्थ की पांचवी अवस्था प्राप्त होती है। दैट्स इट। ठीक है, ओके जी एकलव्य महेश्वरी जी, तो ये बातें क्लियर हो गई। तो भाइयों ये था हमारे पास भौतिक वर्गीकरण। अब काम का आएगा जो हमें पढ़ना है, हर एक बात को समझना है, अच्छे से क्लियर करना है। तो अब आगे बढ़े, अब आगे बढ़ा जाए बेटा। यार देखो पहला लेक्चर है, अच्छे से क्लियर होएगा। लक्ष्मीकांत शर्मा जी बेटा जी ये आ चुके हैं कुछ प्रचार प्रसार करने वाले, ठीक है, ओके आओ, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा जी, ठीक है। आइए, बहुत सारे अपना अपना प्रचार लेकर के आ रहे हैं कि हेलो 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 हेलो, इतने में इतना, ये इतने में इतना, इतने में इतना, ठीक है। हाँ जी भाई, आप पढ़ने पे ध्यान दें, बढ़िया से पढ़ने पे ध्यान दें, ठीक है, ओके। बच्चों को बरगलाए नहीं, पढ़े बच्चों आप, बढ़िया अपना काम करें। अब यहां पर हम बात करें सर केमिकल क्लासिफिकेशन, तो अब हम बात करेंगे यार रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण, देखो पहला लेक्चर है, थोड़ी थ्योरी तो रहेगी रहेगी बेटा। रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है, तो आपको संयम रखना है, बढ़िया से पढ़ना है, अच्छे से। ये चीजें नीट में नहीं आएगी, बस आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं पढ़ा रहा हूं कि हाँ कुछ बच्चे इसमें क्लास 11th के भी होंगे तो उनको ये चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक बेसिक आइडिया होना चाहिए चीजों का। हाँ जी बेटा बिल्कुल, ठीक है। अमन कुमार बेटा गलत है ये, ठीक है, ये नहीं होता है। अब चलो यहां पर अगर हम बात करें रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन के आधार पर हमने पदार्थों को दो भागों में वर्गीकृत किया था। एक था हमारे पास शुद्ध पदार्थ, हाँ या ना, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा था हमारा क्या, यौगिक। दूसरा हमारा क्या था, यौगिक। तो यार रासायनिक परिवर्तन के आधार पर हमने पदार्थों को जो दो भागों में वर्गीकृत किया था, एक था हमारा शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, ओहो शुद्ध पदार्थ, इसको इंग्लिश में बोला जाता है बेटा प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस मतलब शुद्ध है, 100% शुद्ध है। इसके अंदर दो पार्ट है, एक है तत्व, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, एक है अपने पास तत्व एलिमेंट, और दूसरा है हमारे पास यौगिक। अब बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज होते होंगे, सर तत्व और परमाणु अलग अलग होता है या एक ही होता है ना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते होंगे। जैसे कि तत्व अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन, हीलियम, यहां पर अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन, ये तत्व है, लिथियम तत्व है, सोडियम तत्व है आदि, कार्बन तत्व है। ईटीसी का मतलब होता है बेटा आदि, ईटीसी का मतलब होता है आदि,
हेलो जी, हेलो चुन्नू कुमार। ओके, अब यौगिक, यौगिक के बारे में मतलब जिसमें एक से ज्यादा तत्व हो, जैसे कि HCl हो गया, H2O हो गया, या फिर यहां पर H2SO4 हो गया, और इसके अलावा NaCl हो गया आदि। ETC का मतलब क्या होता है बेटा? एटसेट्रा आदि। हाँ जी, ओके, वेरी गुड बेटा अखिलेश। बेटा यार पहला चैप्टर है ना, बिल्कुल बेसिक। हाँ, इत्यादि होता है बेटा, एटसेट्रा का मतलब। अब बात करें, ये तो कुछ उदाहरण। अब सर तत्व की डेफिनेशन क्या है? कुछ छोटी छोटी चीजें, मैं नहीं चाहता कि आप इन चीजों को मिस करें, ये डिफरेंस आपको समझना जरूरी है बढ़िया से समझना जरूरी है। तो ये तत्व और ये यौगिक। तो अब हम तत्व के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं कि यार ये तत्व है क्या। तत्व बोले तो एलिमेंट। एक एक चीज आपके नोट्स में बराबर रहेगी, बढ़िया से तुम्हें समझ में आएगी, तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी। हाँ जी, ओके, अमन कुमार। ओके बेटा, अमन ऐप पर भी देख रहा हूं, दोनों जगह मैं कमेंट्स देख रहा हूं। नोट्स बनाए? बिल्कुल बनाओ बेटा, भी नोट्स ही बनाओ आप, ठीक है। हेलो निशी जी, हेलो शिद्दत, मजा आ गया? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। पहले ही लेक्चर से नोट्स पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, सारी चीजें क्लियर करनी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आवाज नहीं आ रही? आवाज आएगी बेटा। सर हम 12th में है, न्यू NCERT ले गया। बेटा जो बच्चे 12th में है ना यार, और केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में तुम्हारे चैप्टर कौन से हटे हैं? ठोस अवस्था हटा है, पृष्ठ रसायन हटा है, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत, धातु कर्म वाला चैप्टर हटा है, P ब्लॉक हटा है, ठीक है। उसके अलावा और अगर हम बात करें, बहुलक हटा है, दैनिक जीवन में रसायन हटा है। तो ये चैप्टर्स हटे हैं। अगर किसी के पास पुरानी NCERT है तो आप पुरानी NCERT में से इन चैप्टर पे क्रॉस लगा दे, ये नहीं पढ़ना है तो आपको नई NCERT लेने का खर्चा क्यों उठाना है? मेरे को तो ये बताओ। आपकी पुरानी NCERT में पूरे के पूरे चैप्टर है, नई NCERT उल्टी कम हुई है ना, चैप्टर हट चुके हैं, तो पुरानी वाले में क्रॉस लगा देना, क्यों खर्चा कर रहे हो अपना, ठीक है। यहाँ के बोलते हो कोर्स बहुत महंगा है और यहाँ पे 2-2 किताबें ले रहे हो आप, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, पुरानी NCERT अच्छे से कर सकते हो। अभय सनातनी क्या हो गया बेटा, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तत्व के बारे में अगर हम बात करें, तत्व है क्या कि सर वह पदार्थ जिसको और सरलतम रूपों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसको कहा जाता है तत्व। मान लो जी, मान लो ये मेरा पेन है, अगर मैं इसको तोड़ूंगा तोड़ूंगा तोड़ूंगा, तोड़ने के बाद एक स्टेट ऐसी आएगी जिसको मैं अब और फर्दर विभाजित नहीं कर सकता, ठीक है। वह सूक्ष्मतम पदार्थ, या मैं बोलूं, ठीक है, वह सूक्ष्मतम पदार्थ, वह सूक्ष्मतम पदार्थ जिसे और सरलतम रूप में किसी भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन द्वारा, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, तत्व कहलाता है। अब दूसरी बात, काम की बात, तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तत्व एक ही प्रकार के परमाणु मतलब एटम से मिलकर बने होते हैं। अब यहां पे तुम्हें छोटी छोटी चीजें समझ में आएगी। मिलकर बने होते हैं। अब सर हाइड्रोजन तत्व और हाइड्रोजन परमाणु सेम है या अलग अलग चीजें हैं? सर मेरा भी कमेंट देख लो बेटा, देख रहा हूं ना आपका कमेंट। सर जो चैप्टर हट गए उन्हें आप पढ़ाओगे? बिल्कुल पढ़ाएंगे बेटा, जब तक NT अपना सिलेबस नहीं बता दे। अपन को पढ़ना पड़ेगा लेकिन वो लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके जी, हाँ जी। तो अब जरा देखो ध्यान से यार, तत्व एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन तत्व,
हाइड्रोजन तत्व का मतलब है उसमें सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ही परमाणु है। ऑक्सीजन तत्व सिर्फ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है उसमें एटम। नाइट्रोजन तत्व सिर्फ नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन एटम उसके अंदर प्रेजेंट है। तो कहीं ना कहीं तत्व का मूलभूत कण क्या हुआ? परमाणु। कि तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु हैं, अर्थात किसी भी तत्व का मूलभूत कण, व्हाट इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एलिमेंट इज एटम। क्या मेरी बात समझ में आई? कि किसी भी तत्व का मूलभूत कण क्या है? उसका परमाणु है। समझ में आया बेटा? बेसिक से, ठीक है। अर्थात मतलब परमाणु किसी भी तत्व का मूलभूत फंडामेंटल पार्टिकल, मूलभूत कण होता है। यार देखो पहला लेक्चर है तो बेसिक चीजें चलेगी यार, ठीक है। इसमें बुरा मत मानिएगा जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं ये मानूंगा कि यार मेरे को तो हर एक बच्चे को जीरो से पढ़ाना है और बढ़िया लेवल तक लेकर के जाना है, ताकि जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा हो ना उसको भी लगे कि यार कहीं ना कहीं हमारा बेस अगर मजबूत हो गया ना तो काम चल जाएगा, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। बेस एक बार जम गया तो फिर अपन तो कुछ भी कर लेंगे। हाँ या ना भाई सनातनी बेटा? मैं किसी को भी इग्नोर नहीं कर रहा हूं, बढ़िया से पढ़ा रहा हूं। आगे चलते हैं। ये क्लियर हो गया बेटा? तो यार ये चीजें हमने यहां पर देख ली, बढ़िया से कर ली, अच्छे से हम यहां पर देख चुके हैं। तो तत्व के बारे में हमें पता चल गया। तो तत्व के अंदर हमने क्या चीजें देखी? सर तत्व 3 प्रकार का होता था। कौन कौन सा? सर तत्व 3 प्रकार का होता था। एक होती थी धातु जिसको हम बोलते थे मेटल, दूसरी होती थी बेटा अधातु जिसको हम बोलते थे नॉन मेटल। हाँ या ना बोलो यार? और थर्ड होती है हमारी उपधातु जिसको हम बोलते हैं मेटलॉइड। क्या मेरी बात क्लियर हो गई क्या? हाँ या ना? हम यहां पर इनके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना हमारा पेपर में आता ही नहीं, इतनी छोटी छोटी चीजें। देखो धातुएं, धातुओं के बारे में अगर हम बात करें, आयरन, सोना, चांदी, च्यवनप्राश, सुना होगा ना तुमने, उनमें धातुएं पाई जाती है बेटा, ठीक है। इनको बढ़िया से मैं याद करवाऊंगा, टेंशन ही मत लो। आदि ये सारी धातुएं हैं। हाँ या ना? एनसीईआरटी संपूर्ण कहाँ मिलेगा भाई? तुम्हारे लिए खुद बैठ करके लेक्चर बनाए, ठीक है। अच्छे से तुम्हारे लिए बैठ करके लेक्चर बनाए, टेंशन मत लो। बढ़िया से बैठ करके लेक्चर बनाए, सब कुछ मिलेगा, बढ़िया से मिलेगा, ठीक है। जो तुमसे वादा करा ना सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तुम्हें शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे जो हमने खुद ने बनाए, हैंड रिटन, बढ़िया अलग अलग रंग से, ताकि बच्चों को थोड़ा ना आई कैची लगे, बढ़िया से इनको लगे कि यार वाकई में गजब चीज है तो यार, ठीक है। सब कुछ मिलेगा, लेकिन सिर्फ पेड़ बेच वाले बच्चों को। सर च्यवनप्राश में मेटल पाया जाता है कि? अरे यार 250 रुपए की च्यवनप्राश के उसमें डिब्बे में सोना चांदी च्यवनप्राश सब दे देंगे क्या? ठीक है, तो कहने की बात है। अब अधातु के बारे में बात करें। अधातुएं जैसे कि नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन N2 के रूप में पाया जाता है, ऑक्सीजन O2 के रूप में पाई जाती है, फ्लोरीन F2 के रूप में पाई जाती है, क्लोरीन Cl2 के रूप में पाई जाती है। फोस्फोरस एक अधातु है। बताओ फोस्फोरस किसके रूप में पाया जाता है बेटा? फोस्फोरस किस रूप में पाया जाता है? बताइए कमेंट बॉक्स में। हेलो जी, हेलो 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 हेलो। फोस्फोरस किस रूप में पाया जाता है? श्रुति पटेल जी बताइए, फोस्फोरस किस रूप में पाया जाता है? एक बोल रहा है F3। बेटा P4 फोस्फोरस होता है जो कि P4 के रूप में पाया जाता है, ठीक है। एक होता है सल्फर जो कि S8 के रूप में पाया जाता है, इत्यादि। अब बताओ तुम्हें बेसिक पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं? अब बताओ तुम्हें बेसिक पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? क्योंकि हमें तो ये आता ही नहीं है, हम तो ओवर कॉन्फिडेंट हैं, इसीलिए हम दोबारा तैयारी कर रहे हैं। उपधातु, उपधातुओं के अंदर क्या क्या चीजें हैं? बोले, देखो देखो बोले, बोले या शिव, ऐसी, तेरी, आत्मा, जिए, सब एंड PO। सर ये क्या बोला है? शिव, ऐसी, तेरी आत्मा, जिए, सब,
ठीक है, पहले मैं बोले भी लिखवाता था, लेकिन एनसीईआरटी में ना बोले को मतलब बोरोन को अधातु लिखाया हुआ है, इसलिए अपन उसको नहीं देखेंगे। तो यहां पर कौन कौन से हैं, यहां पर कौन कौन से हैं, सिलिकन, ठीक है, एसी से आर्सेनिक, फिर यहां पर टी से टेल्यूरियम, आत्मा से एटी। एटी एक रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व है। अणु परमाणु क्या होता है उन पर भी आएंगे बेटा, ठीक है। जीए से जीई जर्मेनियम, एसबी एंटीमनी और पीयू। शिव ऐसी तेरी आत्मा, जीए सब एंड पीयू। ध्यान रखना ये सारी की सारी मेटलोइड है, अधातुएं हैं, ये सब की सब अधातुएं हैं। तो ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, जिसमें से एटी एस्टाटीन एक रेडियो एक्टिव तत्व है। हाँ है ना, क्लियर हो गया, ध्यान रखिएगा बेटा, बाकी तो आप देख ही लोगे। अधातुएं, सर उपधातुओं की ट्रिक बता दो ना, सर उपधातुएं याद नहीं होती ना, आवर्त सारणी में दे तो रखी है लेकिन मेरे को समझ में नहीं आती है। तो ऐसे देखो, अगला, अब आगे की बात कर ले। तो ये हो गया बच्चों तुम्हारे तत्व के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हमें क्या जानना चाहिए, अब हमें जानना चाहिए यौगिक, कि यार ये यौगिक क्या है, यौगिक के क्या मतलब है, ये कंपाउंड क्या होता है। तो अगर हम बात करें बच्चों यार यौगिक के बारे में, तो पानी यौगिक है। क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व पाए जाते हैं, लेकिन उसको अणु भी तो बोलते हैं। सर कब अणु बोलेंगे, कब यौगिक बोलेंगे? अणु और यौगिक एक होता है क्या? हम तो समझ ही नहीं पाता, सब पता नहीं क्या चीजें हैं। ठीक है बेटा, पढ़ो उनको, पढ़ो, अगर बुक्स लेकर आए तो पढ़ो ना, उनको साथ के साथ पढ़ते जाना, उनमें से क्वेश्चंस लगाते जाना। अगर किसी बच्चे के पास कोई पुरानी बुक है, कोई नई बुक लेकर आया है, तो समय समय पर जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ रहा है तो वैसे वैसे बुक्स लगानी है, बढ़िया से क्लियर करना है। तो अब यहां पर बात करें कंपाउंड क्या है, तो वे पदार्थ जो एक या वे पदार्थ जो दो या दो से ज्यादा तत्वों से मिलकर बना हुआ हो, जिसमें दो या दो से ज्यादा तत्व, जैसे कि जल तत्व एक यौगिक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना हो, मिलकर बना हो। और इस प्रकार के आपने देखा होगा बेटा, जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु भार के निश्चित अनुपात में होते हैं। ऐसा नहीं है कि बारिश के जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात अलग अलग है, नाले के जल में अलग अनुपात है, गंगा जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अलग अनुपात है, सब में सेम होता है। हाँ या ना, पढ़ा होगा ना आपने निश्चित अनुपात का नियम, प्राउस्ट का नियम, तो वो ठीक है। तो किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्व परमाणु भार के ये पढ़ेंगे हम कि परमाणु भार क्या होता है, परमाणु भार के निश्चित अनुपात में होते हैं, परमाणु भार के निश्चित अनुपात में होते हैं। देखो आज पहला लेक्चर है तो बेटा बहुत सारी चीजें आपको नहीं मिलेगी, थोड़ी थ्योरी मिलेगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज होगी, चीजों को होने में समय लगता है। तो ये हो गया। अब अगली बात, तो ये चीजें यहां पर निश्चित अनुपात में होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये कंपाउंड हो गया। सर कंपाउंड के अंदर उदाहरण वगैरह बताओ, सर ये कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं ये भी तो बताओ। तो दो प्रकार के होते हैं रसगुल्ले। तो एक होता है यहां पर कार्बनिक ऑर्गेनिक और दूसरा होता है अकार्बनिक। कार्बनिक का मतलब ऑर्गेनिक, अकार्बनिक का मतलब इनऑर्गेनिक। तो सर कार्बनिक के अंदर किसको रखेंगे, अकार्बनिक के अंदर किसको रखेंगे, सारी चीजें बताऊंगा, पूरी डिटेल में बताऊंगा। तो कार्बनिक, जो कार्बनिक यौगिकों जैसे गुण दर्शाते हो भाई, जिसमें जितने भी कंपाउंड है बेटा कार्बनिक यौगिक उन्हें बोला जाता है, जो कहीं ना कहीं कार्बनिक यौगिकों की, भाई जब हम क्या करते हैं क्लासिफिकेशन करते हैं तो कुछ ना कुछ आधार मानते हैं ना, कुछ पैमाना मानते हैं कि यार ये बच्चा
नीट के लिए बढ़िया पढ़ाई कर सकता है, अगर इसको नीट की तैयारी करवाएंगे तो ये निकाल देगा। यार इसकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, इसको जेई का एग्जाम की प्रिपरेशन करवाओ। जैसे बच्चा 10th पास आउट करता है तो उसको देखते ना कि यार इसके ना मैथ्स में बढ़िया नंबर आ रहे हैं, या इसका मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट है तो इसको आईआईटी की तैयारी करवाओ, या इसका बायोलॉजी फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है, इसका बायोलॉजी फेवरेट सब्जेक्ट है, तो ऐसा करते हैं इसको अपन ना नीट की तैयारी करवाते हैं। ओके बेटा, अमन कुमार बालों में व्हाइट व्हाइट कुछ नहीं है यार, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ओके, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ पा रहे हो जिसके अंदर जो क्वालिटी होगी उससे वैसा काम करवाएंगे। तो कार्बनिक यौगिकों के अंदर जो कार्बनिक लक्षण दर्शाए, कार्बनिक यौगिकों जैसे समानता दर्शाए, जैसे कि अगर हम बात करें कार्बनिक यौगिकों के अंदर कौन कौन चीजें आ सकती है, जैसे कि सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये कार्बनिक यौगिक है। मिथेन हो गया, अन्य हाइड्रोकार्बन हो गए, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, आदि ये इसके अंदर आ जाएंगे। और अकार्बनिक के अंदर जिसके अंदर कार्बनिक यौगिकों जैसे गुण ना हो वो अकार्बनिक, जैसे कि HCl हो गया, H2O हो गया, ठीक है, NaCl हो गया, बहुत सारे जो भी मन में आ रहा है वो लिख सकते हो, K2SO4 हो गया आदि, ये अकार्बनिक की कैटेगरी में आ जाएंगे। बाबा साहेब बेटा बेच की अगर मैं बात करूं तो आप बेटा डिस्क्रिप्शन पर नीचे नंबर दे रखे हैं, अब तो आपको पता चल गया होगा टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बढ़िया से आप पढ़ सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। सर जो टेस्ट होता है हिंदी के साथ इंग्लिश में भी आएगा क्या? बेटा देखो अपन हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जो भी होएगा आपके बेस्ट होएगा। यहाँ पर जो टेस्ट आएंगे ना आपके हिंदी में आएंगे, और पेपर में भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, तो तुम अच्छे से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और तुम्हें हिंदी के साथ साथ जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं, बेसिक टर्म्स होती है, वो इंग्लिश में भी लिखवाई जाएगी, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ही ना आए। हम हिंदी मीडियम के तो हैं, लेकिन हमें कुछ चीजें इंग्लिश में भी पता हो तो वो तुम्हारे काम की आएगी। हो गया। अब जैसे कि यहां पर एक क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को अपन बाद में करेंगे। क्वेश्चन में लेकर आया हूं उजैद खान, आपका कमेंट आ रहा है। अरे आपसे तो मैंने बात भी करी थी ना सेमिनार में। प्रणाम जी, प्रणाम बेटा, प्रणाम। ये क्वेश्चन अब आया, इस क्वेश्चन को ना बाद में करेंगे। ये देखो मैं आपके लिए कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेकर आया हूं, लेकिन पहले पढ़ा तो दूं ये चीजें। हाँ जी, तो आपके लिए पूरा भरमार लेकर आया हूं। अभी तुमसे मैं पूछू ना कि जैसे बताओ 22 कैरेट सोना ये क्या है, किस प्रकार का मिश्रण है, तो अभी तुम पता नहीं क्या क्या जवाब दोगे, इसलिए थोड़ा सा इनको पढ़ लो, सब चीजें होएगी, बढ़िया चीजें क्लियर होएगी, अच्छे से होएगी। हाँ जी, अब यहां पर पहले चीजें कवर तो कर ले। अब हाँ, हम बात कर रहे थे कंपाउंड के ऊपर, हम बात कर रहे थे बच्चों कंपाउंड के ऊपर, कि कंपाउंड क्या होता है जो दो या दो से ज्यादा तत्वों से मिलकर बना हुआ हो और जो निश्चित अनुपात में संयोग करते हो, वो कंपाउंड कहलाता है। ओके, अब सर कंपाउंड के अंदर क्या चीजें पाई जाती है? जैसे कि अगर मैं बात करूं उदाहरण के तौर पर H2O मान लेते हैं, या ऐसा कोई उदाहरण नहीं लेते हैं, जैसे कि H2O यौगिक है, हमने बोला H2O यौगिक है, आपने कहा यस, मैंने बोला H2O अणु है, आपने बोला यस, कोई दिक्कत नहीं, दोनों चीजें सही है, हाँ या ना, दोनों चीजें सही है कि सर H2O यौगिक भी है और H2O अणु भी है, लेकिन कब यौगिक बोलूं कब अणु बोलूं, देखो ध्यान से। तो यहां पर आपको वही चीज जो छोटी छोटी चीजें ना, जो बेसिक है, वो आपको जरूर समझनी चाहिए। यही चीजें हैं जो बाद में दुख दर्द देती है, दुख दर्द चिंता पीड़ा परेशानी सब यही बनती है। तो देखो ध्यान से, किसी भी यौगिक का मूलभूत कण अणु होता है। जिस तरीके से किसी भी तत्व का मूलभूत कण परमाणु होता था, उसी तरीके से किसी भी यौगिक का मूलभूत कण अणु होता है। जैसे कि बड़े लेवल पर मैं बोलूंगा H2O एक यौगिक है, लेकिन उसके अंदर सबसे छोटी यूनिट क्या है?
H2O का एक सिंगल अणु, H2O के अणु मिल करके बहुत सारे H2O के अणु इकट्ठे हैं एक पानी की बोतल में, तो वो यौगिक है। हाँ या ना? क्लियर हो गया? तो किसी भी यौगिक का, किसी भी कंपाउंड का जो मूलभूत कण होता है बेटा, वो होता है उसमें उपस्थित अणु। ये ध्यान रखिएगा। हाँ या ना? ध्यान रखिएगा। और तत्व के अंदर ये चीजें, अब आपको ये चीजें समझ में आ गई। अब एक बेसिक लेवल की और चीज मैं बताता हूं। तत्व मिलकर के क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं, सब जानते हैं। ओके। और परमाणु मिलकर के क्या बनाते हैं? अलग अलग परमाणु मिलेंगे तो क्या बनेगा? अणु बनेगा। ये चीजें भी क्लियर कर लेना। बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। चीजों को बस पकड़ के रखना मेरे भाई, छोड़ना मत। फिर मत बोलना कि सर समझ नहीं आया। 11th के क्लास के लिए 11th वाले बच्चे बढ़िया से पढ़ सकते हैं, अच्छे से। क्लियर हो गया? हाँ जी। ओके यार, क्या लगा हुआ है मेरे वाइट वाइट? शायद लग गया होगा कुछ, वैसे तो अभी ठीक ठाक है। ओके, सानू जी आपका कमेंट आ रहा है बढ़िया से। तो यहां पर ये चीजें क्लियर हो गई। तो हमने कहीं ना कहीं कंपाउंड को देख लिया, अच्छे से देख लिया। अब हमारी बात आती है जिस पर हम क्वेश्चन लगाने वाले, मिश्रण। अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा मिश्रण, मिक्सचर। मिक्सचर, ठीक है। मिश्रण, मिश्रण क्या है? थर्ड वाला पॉइंट है। अब मतलब ये मिश्रण हम पढ़ते हैं, इस पर हम आते हैं, फिर बढ़िया बढ़िया चीजें चलने वाली। ये थ्योरी यहीं तक खत्म होएगी, फिर आएगा तुम्हारा मोल, परमाणु भार, अणु भार, बढ़िया से उसको कवर करेंगे। अब आते हैं मिश्रण के बारे में। तो मिश्रण क्या है? मिश्रण क्या होता है? मिश्रण वो है कि ऐसे पदार्थ जिसमें जो भी अवयव है या जो भी अभिकर्मक है वो किसी भी अनुपात में संयुक्त हो जाए, उनका कोई फिक्स अनुपात नहीं है, ठीक है, या कैसे भी उनको मिला दो, तो वही है बेटा आपका मिश्रण। मिश्रण क्या है? मिश्रण क्या है? अब देखो, मिश्रण की परिभाषा अपने पेपर में आएगी नहीं, तो क्यों ना डायरेक्ट इसके हम क्या कर ले, दो पार्ट पढ़ ले। एक होता है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण को इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको समांगी में? एक बार देखो तो सही। हाँ जी सर, केमिकल बॉन्डिंग वाले टॉपिक समझ में नहीं आते, तो बेटा चिंता मत कर, सब आएगा, बढ़िया से आएगा, ठीक है। अच्छा, लाइट की वजह से हो रहा है। ओके शिवम, हाँ जी बताओ, समांगी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाँ जी, समांगी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? समांगी और विषमांगी को क्या बोलते हैं बेटा? वेरी गुड, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें, इसको बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर। तो होमोजीनस क्या होता है? जैसे कि आपने पानी लिया, पानी के अंदर एक चम्मच नमक डाला या कुछ भी डाला, उसको बढ़िया से घोल दिया, तो मिश्रण बनाओ। और मिश्रण में क्या है कि जो अवयव है उसका संगठन सभी जगह एक जैसा है। जब अवयव पूरे मिश्रण में समान रूप से घुला हुआ हो या समान रूप से उपस्थित हो, वो कहलाएगा आपका समांगी मिश्रण। तो यहां पर ये कुछ बातें जो ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा मिश्रण जिसमें उपस्थित अवयवों का संगठन सभी जगह समान हो। समांगी मिश्रण कहलाता है, ठीक है। अब बात आती है इसके उदाहरणों की। हाँ जी, वायु, बोलो जी बोलो, क्या एयर एक समांगी मिश्रण है? हाँ या ना बोलो। रोशनी जी, क्या एयर? दीपक कुमार बताओ, क्या एयर एक समांगी मिश्रण है? क्या एयर एक समांगी मिश्रण है? क्या एयर एक समांगी मिश्रण है? जी हाँ, ध्यान रखिएगा, एयर के अंदर सभी गैसों का संगठन लगभग फिक्स होता है, वो कोई चेंज नहीं होता है, समान रूप से रहता है।
उसमें कोई चेंज नहीं आता। अगर मैं बात करूं एयर की तो उसमें नाइट्रोजन रहेगी 78% फिक्स है, इतना ही रहेगा। ठीक है, ऑक्सीजन का अमाउंट जितना होता है उतना ही रहेगा, CO2 का अमाउंट जितना होता है उतना ही रहेगा, आर्गन का अमाउंट जितना होता है उतना ही रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, तो वो समांगी मिश्रण है। अच्छा, समुद्री जल, समुद्री जल का मिश्रण बोलो। मान लो एक समुद्र है, जैसे कि बढ़िया सा कोई, जैसे अपने हिंद महासागर मान लेते हैं, उस हिंद महासागर का पानी, क्या यह भी एक समांगी मिश्रण है? बोलो यस। उसके अंदर जो लवण है ना वो समान मात्रा में मिलेंगे, चाहे 1 चम्मच लो या एक ग्लास लो या 1 बाल्टी भर के लो, उनका परसेंटेज सेम सेम आएगा, कंपोजिशन वाइज सेम सेम आएगा समुद्री जल। इसके अलावा मिश्र धातु, मिश्र धातुएं जैसे कि पीतल ले लो, जर्मन सिल्वर ले लो। ठीक है, क्या मिश्र धातुओं के अंदर भी समांगी मिश्रण होता है? क्या मिश्र धातुएं भी क्या समांगी मिश्रण होती है? जी हाँ, समांगी मिश्रण होता है। मिश्र धातुएं भी समांगी मिश्रण, जैसे कि कोई भी आ जाए, कांसा आ जाए, पीतल आ जाए, ब्रोंज आ जाए, या फिर जर्मन सिल्वर आ जाए, गन मेटल आ जाए, सब समांगी मिश्रण होते हैं, ध्यान रखिएगा। 22 कैरेट सोना, गोल्ड, सोना कहाँ है मोना। ठीक है, पुराने मूवीज के वो रहते ना विलन, एकदम गंजे गंजे से, एकदम सोना कहाँ है। ठीक है, तो 22 कैरेट सोना ये भी तो मिश्रण ही है, क्योंकि 24 कैरेट, देखो जो कैरेट होता है ना बेटा वो सोने की शुद्धता का मापन होता है, 0 से लेकर के 24 कैरेट। 24 कैरेट एकदम शुद्धतम रूप। अब यार वो इतना शुद्धतम होता है क्योंकि देखो गोल्ड बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, नरम होता है, तो उसके गहने पहनोगे तो कहीं ना कहीं वो टूट जल्दी जाएगा, क्योंकि गोल्ड बहुत ज्यादा नरम होता है। तो इसलिए उसको थोड़ा हार्ड बनाया जाए तो उसमें हम कुछ धातुएं मिक्स करते हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, चांदी हो गई, निकल हो गई या पैलेडियम हो गई, उनको मिक्स करके रखा जाता है। तो ये 22 कैरेट सोना, 22 कैरेट सोना ये है, इसमें लगभग 91.6 ग्राम इसमें सोना पाया जाता है। ये 22 कैरेट सोना। सोने के बारे में कुछ चीजें जो मैं आपको अलग से बता दूंगा, तुम्हारे काम आएगी। ठीक है, ये हो गए, ये ऐसे ऐसे उदाहरण है बेटा जो तुमने नहीं देखे होंगे। ठीक है, मतलब या तुम इनको सही तरीके से नहीं पढ़ते होंगे, बहुत चीजें प्रॉब्लम आएगी तुम्हारे। अगला, रंगीन पत्थर। जो रंगीन पत्थर होते हैं ना, स्टोन्स होते हैं, प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, वो भी कैसे होते हैं? समांगी मिश्रण होते हैं, वो भी समांगी मिश्रण होते हैं। अगला, जल। अब बेसिक जल प्लस नमक, जल प्लस शक्कर, हाँ या ना, आदि। अच्छा, लकड़ी समांगी है या विषमांगी है? पीयूष बोल रहा है सर आई एम सुनार। यस सर, मुझे पता है। हाँ जी, बताओ। लकड़ी, मिल्क, बेटा मिल्क नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, दूध समांगी होता है या विषमांगी होता है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो समांगी समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, यहां पर दूसरे हैं अपने विषमांगी। विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण इनको बोलते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, जिसमें उपस्थित अवयवों का संगठन समान नहीं होता है। ठीक है, सब प्लीज बता दीजिए ना। दीपिका साहू जी बेटा क्या पूछना जा रहे हो? इसमें क्विज बेटा, इसमें क्विज भी हम ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे जैसे मैं देखता जा रहा हूँ, साथ में क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं। अभी इस टॉपिक के बाद में क्वेश्चंस करवाऊंगा, तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, बढ़िया से तुम करना अच्छे से। ठीक है, हाँ जी। तो अगर हम बात करें विषमांगी में, जिसमें क्या होता है, जिसमें उपस्थित अवयवों का संगठन समान न हो, मतलब समान रूप से वितरित न हो थ्रू आउट द सॉल्यूशन, उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। हाँ जी, जैसे कि उदाहरण के अंदर अगर हम बात करें दूध, मिल्क,
दूध को अगर हम देखें तो लगता है कि भैया ये तो समांगी मिश्रण है, दूध तो समांगी मिश्रण है, लेकिन आपने पढ़ा होगा दूध तो एक कोलाइडी विलयन है, दूध तो एक कोलाइडी विलयन है यश कुमार। और दूध के अंदर आप क्या देखते हो कि इसमें छोटे छोटे कोलाइडल पार्टिकल्स पाए जाते हैं और कोलाइडी विलयन विषमांगी होता है। ठीक है, तो दूध एक विषमांगी मिश्रण का उदाहरण होता है। इसके अलावा दूध के अलावा अगर हम बात करें, दूध के अलावा अगर हम बात करें जैसे कि जल प्लस रेत, जल प्लस रेत ये भी विषमांगी मिश्रण है। इसके अलावा मैंने अभी बताया था आपको लकड़ी, लकड़ी, ठीक है, लकड़ी भी एक विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि लकड़ी के अंदर जो उसके अंदर एलिमेंट्स है वो समान रूप से वितरित नहीं रहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और क्या क्या उदाहरण है जो आपको ध्यान में आ रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं हो सकते हैं विषमांगी, जैसे कि बादल, बादल एक विषमांगी मिश्रण है। जैसे कि बादल, बादल छा गए आसमान में, तो बादलों में क्या होता है बेटा, जल भी होता है, धुआं भी होता है, केमिकल भी होता है और न जाने क्या चीजें होती है, वो विषमांगी मिश्रण का उदाहरण होता है। क्लियर है, क्लाउड, हाँ जी, आदि। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाए बढ़िया से, ताकि आपके दिमाग को थोड़ा सा खंगोला जाए। हाँ जी, तो भाइयों पहला प्रश्न, हाँ जी पहला प्रश्न, निम्न को शुद्ध पदार्थ अथवा मिश्रण के रूप में वर्गीकृत कीजिए। शुद्ध क्या है, ओके, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। शुद्ध पदार्थ को इनके यौगिक और तत्वों में एवं मिश्रण को समांगी और विषमांगी में वर्गीकृत करना है। तो तुम्हें बताना है समांगी विषमांगी। अच्छा पहले वन बाय वन हम बात करते हैं, वन बाय वन हम बात करते हैं। ग्रेफाइट क्या है भैया, ग्रेफाइट के बारे में बोलो, क्या है ग्रेफाइट, क्या है ग्रेफाइट, क्या तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है? सर देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं, बताइए जी बताइए, ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है, ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है। तो यह एक शुद्ध, ग्रेफाइट में क्या है बेटा, कार्बन ही तो कार्बन है, यह तत्व है, ध्यान रखिएगा, यह तत्व है, एलिमेंट है, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद दूध या दुग्ध, दूध क्या है, मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण, अब ये भी बताया था, ठीक है मुस्कान जी, सुनिधि। अगला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बारे में अगर हम बात करें तो भैया ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, यहां पर तत्व होता है, ऑक्सीजन तत्व होता है भाई, यह O2 के रूप में पाया जाता है, ऑक्सीजन क्या है, तत्व है। अगर हम इसे को सिंपल ऑक्सीजन लिखा हुआ है, गैस अगर हम बात करें ये O, ये क्या होता है, ये भी तत्व होता है, ठीक है, ओके। और अगर हम बात करें 22 कैरेट सोना, 22 कैरेट सोना, सोना क्या है बेटा, सोना क्या है, अपर रूप का मतलब, अपर रूप का मतलब धीरे धीरे अभी आगे आएगा, समझो, मतलब जब कोई तत्व एक से अनेक रूपों में पाया जाए, जैसे कि कार्बन डायमंड के रूप में पाया जाता है, ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है, फुलरीन के रूप में पाया जाता है, तो दैट उनको बोला जाता है बेटा अपर रूप, बहरूपिया। हाँ जी, अगर हम बात करें यहां पर वायु, वायु, अच्छा वायु छूट गया ना, वायु क्या है बेटा, समांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। अब तुम फटाफट से कर दोगे, 22 कैरेट सोना, 22 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड, ये कैसा है, 22 कैरेट गोल्ड है आपका समांगी मिश्रण। देखो देखते देखते चीजें होने लग गई, पहले नहीं हो पाती शायद आपसे। आयोडीनीकृत नमक, आयोडीनीकृत नमक, अब इस पे पूछूंगा मैं आपसे, आयोडीनीकृत नमक, लवण, सॉरी आयोडीनीकृत लवण, हाँ जी, इसके बारे में बताओ, आयोडीनीकृत लवण के बारे में बताओ यार। धीरे धीरे चीजें लग रही है ना तुम्हें कि हाँ यार हो सकता है, धीरे धीरे चीज समझ में आएगी बेटा, चीजों को टाइम दो, बढ़िया से सारी चीजें कवर होएगी। बताओ जी बताओ, आयोडीनीकृत लवण, लवण जिसमें आयोडीन है, तो यहां पर यह एक लवण, अब लवण में कोई भी हो सकता है ना वो तो, ठीक है, यहां पर यह क्या है, मिश्रण है जो कि विषमांगी होता है, इसमें कोई फिक्स अमाउंट नहीं है,
ठीक है, ये विषमांगी प्रकृति का होता है, विषमांगी होता है बेटा ये। ठीक है, लकड़ी, लकड़ी की काटी काटी का घोड़ा, लकड़ी कैसी होती है, ये भी होता है आपका हेटेरोजीनस। हाँ जी, बादल, क्लाउड, हाँ जी, इसीलिए मैंने पहले करवाया, ये भी कैसा होता है, सेम हेटेरोजीनस। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? क्या मेरी बात समझ में आई क्या बेटा? बोलो जी बोलो। अमन जी, कृष्णा, राजेश, सौरभ गुज्जर साहब, सैफ मलिक, क्लियर हो गया क्या बच्चों? तो चलिए चलिए, इसी के बाद अगला प्रश्न आपके लिए खिदमत में पेश है। हाँ जी, बिल्कुल बेसिक प्रश्न। कमरे के ताप एवं दाब पर भौतिक अवस्था के अनुसार कौन सा पदार्थ का उदाहरण है? ठोस, द्रव, गैस, तीनों पदार्थ होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? बोलो जी बोलो यार। कृष्णा जी, समझ में आया? भाई तीनों के तीनों ही पदार्थ होते हैं ना यार, ठोस, द्रव, गैस, तीनों पदार्थ होते हैं। अगला, निम्न में से कौन समांगी मिश्रण है? निम्न में से कौन समांगी मिश्रण है? जल प्लस एल्कोहल, जल प्लस रेत, जल प्लस तेल, या उपरोक्त में से कोई नहीं? हाँ या ना? बोलो यार, कर सकते हो। अरे जल और एल्कोहल यार, जैसे ही, ठीक है, जल और एल्कोहल, ठीक है, मैं शराबी नहीं, ठीक है, वो मतलब पानी में जैसे एल्कोहल ऐड करते हैं बढ़िया से घुल जाती है ना, हाँ है ना? तो जल प्लस एल्कोहल, जल प्लस रेत विषमांगी, जल प्लस तेल अलग अलग दिखेगा ना ये, हाँ या ना? तो यहां पर इसका पहला ही सत्य हो जाएगा। अब बताओ, अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर आज के लेक्चर का क्या मतलब रहा? तो करना पड़ेगा, हमें छोटी से छोटी चीजों को पढ़ना पड़ेगा, वरना कुछ तो गड़बड़ है। ये चलता रहेगा, पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो। अगला, निम्न में से कौन एक यौगिक है? निम्न में से कौन एक यौगिक है? बोलो कृष्णा जी, हेलो जी, योगेश जी, बताओ बेटा, कौन एक यौगिक है? ग्रेफाइट, 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 ग्रेफाइट तो तत्व है। प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस, ओके। सीमेंट या मार्बल, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन आया ना, हाँ जी। कौन एक यौगिक है? प्रोड्यूसर गैस। सर प्रोड्यूसर गैस क्या होता है? CO प्लस N2, CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2 का मिश्रण, ये तो मिश्रण है दो गैसों का, हाँ या ना? ये तो मिश्रण है। और सीमेंट, ये भी तो मिश्रण होता है। सीमेंट में रेत होती है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, पता नहीं जाने क्या होता है, ये मिश्रण होता है। मार्बल क्या होता है? वो एक गाना याद आता है मेरे को, इसमें सुनो ना संगमरमर की ये मीनारें, तो मार्बल का मतलब होता है संगमरमर, और संगमरमर क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। बोलो, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? एक कंपाउंड है। सो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 4। सर पहला लेक्चर क्यों पढ़ा रहे हो सर? इसमें तो सब हमको आता है, लो कर लो अब। तो यही चीजें हैं कि हमें अगर बेसिक से सीखना है तो हमें चुन चुन करके चीजों को समेटना पड़ेगा, बढ़िया से करना पड़ेगा, पक्का? अगला, निम्न में से कौन एक मिश्रण नहीं है? निम्न में से कौन एक मिश्रण नहीं है? पहली क्लास है, पता लग गया होगा कि चीजें पढ़नी जरूरी है। निम्न में से कौन एक मिश्रण नहीं है? मिक्सचर नहीं है। नल का पानी, आसुत जल, जल में लवण या जल में तेल। तो देखो ध्यान से, थोड़ा सा कॉमन सेंस है कि दूसरा ही सही है। आसुत जल मतलब एकदम प्योर। आपसे बोल दिया जाए कि भैया एक है ये नल का पानी और एक है ये आसुत जल,
ठीक है, ये ए पात्र, ये बी पात्र। बताओ कैसे पता लगाओगे? मेरे को बस थोड़ा सा 2 शब्दों में जवाब दो। एक नल का पानी है और एक आसुत जल है, कैसे चेक करोगे? पीकर नहीं देखना है तुम्हें, बस टेस्ट करना है। कैसे करोगे? हाँ ना, बताओ कैसे टेस्ट करोगे आप इसका? बोलो जी बोलो, कैसे चेक करोगे कि सर ये तो नमक का, ये तो पानी है आसुत एकदम प्योर, और ये दूसरा पानी है, वाटर और ऑयल आपस में मिक्स नहीं होता ना, तो वो मिक्स, वो अलग चीज है ना बेटा, वो अलग कैटेगरी है। कैसे करोगे? फिल्टर करके। फिल्टर करके कैसे करोगे बेटा? ठीक है, ये भी नल, ये नल का पानी यार, नल में पानी, नल से पानी आ रहा है, उसके आगे हमने कपड़ा वपड़ा लगा दे, रुमाल लगा दे, तब भी छनके तो आ ही जाएगा ना। आसुत जल प्योर होता है, तो कैसे? एक्सपेरिमेंट करके तो मेरे को बताओ। आसुत जल भाप से बनता है। अच्छा, करंट डाल करके। अरे करंट फ्लो, ये नल का पानी है, इसमें आयन होंगे, ये धारा का चालन करेगा, ये धारा का चालन नहीं करेगा। प्योर वाटर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ये आसुत जल है, ये धारा का चालन नहीं करेगा, धारा का चालन नहीं करेगा, और ये धारा का चालन करेगा। सीधी बात, नो बकवास। क्या है यार, तुमसे अगर कोई, मान लो तुम कहीं प्लांट में, तुम मान लो किसी फैक्ट्री में नौकरी करने जाओ और तुमसे यही नहीं पता कि भैया आसुत जल और इसमें कैसे सेपरेट करोगे, तुम वहां पे जाकर के, ठीक है, थोड़ा आना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, पी के देख लेंगे सर हम तो, हर चीज पीने के लिए नहीं होती है, कुछ यहाँ पे करने के लिए भी होती है। तो क्या यार ये सारी, हाँ, आसुत जल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। क्या ये चीजें क्लियर हो गई? क्या ये चीजें क्लियर हो गई क्या? तो अब बच्चों आप मुझे ये बताओ, क्या आज का लेक्चर आपको समझ में आया? अच्छे से क्लियर हुआ? कहीं आपको ये तो नहीं लगा कि सर आप तो बहुत तेज पढ़ा रहे हो? स्लो का जुगाड़ है, ठीक है, स्लो को अपन फास्ट कर लेंगे, लेकिन आप ये तो नहीं लगाना कि सर आप तो बहुत तेज पढ़ा रहे हो, सर ऊपर से जा रहा है, हमको समझ ही नहीं आ रहा है। बोलो भाइयों बोलो, समझ में आया? बेसिक लेवल से पढ़ाया, अच्छे से पढ़ाया, आपको ये तो नहीं लगा कि सर आपने उड़ा दिया चीजों को, सर सब सन्नाटा ही सन्नाटा, ठीक है, ऐसा हुआ है क्या? अच्छे से आपको सब कुछ मिलेगा, बेसिक लेवल से सब कुछ मिलेगा, ठीक है। अभी तो अपना पूरा चैप्टर कवर भी नहीं हो पाया, मतलब आज का लेक्चर में सोच कर आया था कि आज तुम्हें मात्रक वगैरह ये भी पढ़ा दूंगा, बढ़िया से कवर करवा दूंगा। डे 1 से तुम्हें बढ़िया से पढ़ना है, अच्छे से, पूरी ईमानदारी से पढ़ना है। अभी भी मैं और भी पढ़ा सकता हूं, इतनी एनर्जी है, लेकिन अब तो हमारा अपनी क्लास का टाइम हो गया, फिर अगली क्लास का टाइम होएगा, ठीक है। तो आपको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए, बढ़िया से नॉन स्टॉप पूरे साल भर मेहनत करेंगे तो एक दिन की मेहनत है, ऐसी चुन चुन करके ना अपन पूरी मेहनत करेंगे तो लास्ट में देखो कितना बढ़िया रिजल्ट आएगा। मेहनत लगती है बूंद से घड़ा भरने में, ठीक है, बढ़िया से करेंगे। ओके बच्चों, तो इसी के साथ आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद यार। जिन बच्चों ने कोर्स नहीं लिया है वो कोर्स ले ले, ठीक है, खरीद लीजिए आप। हमने तो हमें जितना बताना था, जितना प्रचार प्रसार करना था कर लिया, ठीक है। अब बस हम पढ़ाने पे ध्यान देंगे, हमारा पूरा जोर पढ़ाने पे रहेगा, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट ला कर देंगे, ठीक है। चाहे हमें क्लासेस लंबी लेनी पड़ जाए हम लेंगे, लेकिन अब बस हम पढ़ाएंगे, अब हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हमारा तो यही है, पढ़ाएंगे, रिजल्ट लाएंगे, रैंक निकालेंगे। बस आपको सोचना है कि आपके लिए ये प्लेटफॉर्म बढ़िया है या फिर आप घूमते रहो, दुनिया बहुत बड़ी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। और हाँ, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाइए, होमवर्क के क्वेश्चंस भी मिलेंगे और पीडीएफ की कहां पे मिलेगी, टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।